नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर माह में होना है और इसके पीछे पीछे ही सामान्य शिक्षा विभाग की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी की ज़बरदस्त तरीके से लगे रहें। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बड़ी ही शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी। और हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के एक एक टॉपिक को यहाँ कर रहे हैं। विश्व इतिहास के 3 टॉपिक फ्रांस, रूस और अमेरिका, तीनों क्रांतियाँ यहाँ आपके सिलेबस में हैं और तीनों में हमने फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति अब तक के पहले वीडियो में देख लिया है। आज हमारा टॉपिक है रूस की क्रांति और यह आपका विश्व इतिहास का अंतिम टॉपिक है। तीनों टॉपिकों से एक एक प्रश्न आएंगे। इससे पहले जो 2 टॉपिक हैं उनके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर हम जल्द ही जैसे टॉपिक हो जाएंगे इनके क्विज टेस्ट भी शुरू करेंगे, बिल्कुल निःशुल्क हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं उसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज की टॉपिक रूस की क्रांति। रूस की क्रांति, कई विद्वानों ने इनके बारे में स्टेटमेंट दिया है। इस क्रांति के बारे में कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी घटना है। आपके एच.जी. वेल्स कहते हैं, एच.जी. वेल्स, इस्लाम के उदय के बाद दुनिया की अगर कोई सबसे बड़ी घटना है तो वह रूस की क्रांति। ऐसे ही लास्की कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद दुनिया की अगर कोई सबसे बड़ी घटना है रूस की क्रांति। सेबाइन कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद दुनिया की सबसे बड़ी घटना है रूस की क्रांति। ये अलग अलग स्टेटमेंट हैं लोगों के। रूस की क्रांति को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो है आपकी फरवरी मार्च क्रांति, एक है आपकी अक्टूबर और नवंबर क्रांति। फरवरी मार्च क्रांति, अक्टूबर नवंबर क्रांति। फरवरी मार्च से, इस क्रांति से क्या हुआ? जार-शाही का पतन हुआ। साथियों, रूस में सम्राट को जार कहा जाता है। इस क्रांति से जार-शाही का पतन हो गया था, लेकिन सर्वहारा वर्ग कार्ल मार्क्स का जो सपना है, साम्यवाद की स्थापना अब तक नहीं हुई थी, वो ही अक्टूबर नवंबर की क्रांति में। अक्टूबर नवंबर की क्रांति में दुनिया की पहली साम्यवाद सरकार बनी रूस में, ठीक है, लेनिन के नेतृत्व में। अब आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, कभी फरवरी है, कभी मार्च है, कभी अक्टूबर है, कभी नवंबर है। ये क्यों है? ये इसलिए है, जो रूस का कैलेंडर है वो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है। रूस में जो कैलेंडर है वो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर से 13 दिन पीछे है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक कुछ है, रूसी दिनांक कुछ है। आपको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक में 13 दिन घटाने हैं, वो रूसी दिनांक हो जाएगी। जैसे जो घटना यहाँ 12 मार्च को हो रही है, 13 दिन पीछे करेंगे तो वही घटना यहाँ 27 फरवरी को हो रही है। समझे बात को? रूसी इतिहास में इसको बोलते हैं फरवरी क्रांति, अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में बोलते हैं इसको मार्च की क्रांति, क्योंकि 13 दिन पीछे है। ठीक है, ये है, ये केवल समझाने के लिए आपको बताया है। ये है अक्टूबर नवंबर और यह है फरवरी मार्च। ठीक है, चलिए अब क्रांति पे बात करेंगे, हम क्रांति की घटनाओं पर आएंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपसे प्रश्न आ जाएगा कि रूस का वह सम्राट जिसने जार की उपाधि धारण की, रूस का वह सम्राट जिसने ऑटोक्रेट ऑफ द ऑल रशियंस, सर्व रूस का एक राष्ट्र की उपाधि धारण की, रूस का वह सम्राट जिसने रूसीकरण की नीति अपनाई, स्लाववाद की नीति अपनाई। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। रूस के प्रमुख जार, रूस के प्रमुख जार जिसमें हम पहला जार पढ़ेंगे इवान चतुर्थ। इसके बारे में आपको ध्यान करना है, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। रूस का पहला सम्राट जिसने जार की उपाधि धारण की, पहला सम्राट जार की उपाधि धारण की। रूस का पहला सम्राट जिसने जार की उपाधि धारण की, ये आपको ध्यान करना है। रूस का पहला सम्राट जिसने जार की उपाधि धारण की, इवान चतुर्थ।
इसे इवान भयंकर भी कहा जाता है। क्या? इवान भयंकर। इवान भयंकर भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका है आपका अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय, इसे जार द लिबरेटर यानी कि मुक्तिदाता जार कहा जाता है। क्यों? 1861 में इसने कृषक दासों को मुक्त कर दिया था, इसलिए रूस का वह सम्राट जो मुक्तिदाता जार कहलाता है, जार द लिबरेटर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जार द लिबरेटर। अलेक्जेंडर द्वितीय जार द लिबरेटर, मुक्तिदाता जार कहलाता है। ठीक है, इवान चतुर्थ, इवान भयंकर, पहला सम्राट जिसने जार की उपाधि धारण की। अलेक्जेंडर द्वितीय जिसे जार द लिबरेटर, मुक्तिदाता जार भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद में देखिए जार पीटर। अगला है जार पीटर, इसे पीटर द महान जार भी कहा जाता है। पीटर द महान। रूस का वह जार जिसे पीटर द ग्रेट, महान जार की उपाधि प्राप्त है, जार पीटर। इसको नाम पीटर है, महान पीटर द ग्रेट इसको कहा जाता है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता जार पीटर द ग्रेट, पीटर महान, आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। ये इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला है आपका निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय ये वो जार है, वो सम्राट है जिसके समय क्रांति हुई है, चाहे वो 1905 की क्रांति हो या 1917 की क्रांति हो। 1917 से पहले 1905 में भी क्रांति हुई थी, अपन बात करेंगे अभी बात करेंगे, लेकिन उसका दमन कर दिया गया था। ठीक है, उस समय भी शासक ये है और इस समय 1917 के समय भी शासक ये है। रूस में क्रांति के समय जार कौन था? निकोलस द्वितीय। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये किस राजवंश का है? रोमेनोव राजवंश। कौन सा है? रोमेनोव राजवंश। रोमेनोव राजवंश जिसकी स्थापना किसने की थी? माइकल रोमेनोव। किसने की थी? माइकल रोमेनोव 1613। क्या बताया मैंने? निकोलस द्वितीय क्रांति के समय शासक है निकोलस द्वितीय। रोमेनोव राजवंश का है। रोमेनोव राजवंश की स्थापना माइकल रोमेनोव ने की थी 1613 में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। 4 जार बताए मैंने। एक बताया आपको इवान चतुर्थ, इवान भयंकर, ठीक है, जो कि पहला जार है, पहला सम्राट है जिसने जार की उपाधि धारण की। उसके बाद में है जार द लिबरेटर, मुक्तिदाता जार, और वो है अलेक्जेंडर द्वितीय। उसके बाद में है जार पीटर द ग्रेट, पीटर महान, आधुनिक रूस का निर्माता। उसके बाद में है निकोलस द्वितीय, क्रांति के समय यही शासक है। रोमेनोव राजवंश का है। रोमेनोव राजवंश की स्थापना 1613 में माइकल रोमेनोव ने की है। ये कुछ बातें आपको ध्यान करनी है जार के संबंध में। ठीक है, अब चलते हैं क्रांति के कारण। क्रांति के कारण क्या है? अब क्रांति के कारणों में अपन फालतू बातों की बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, फालतू बात, केवल अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से टू द पॉइंट बात करेंगे। उसमें से महत्वपूर्ण फैक्ट, कारण खूब सारे हैं। आप सब जानते हैं कि कोई भी घटना घटित होती है उसके खूब कारण होते हैं। जैसे पहला कारण है जार की निरंकुशता। जार बहुत ज़्यादा निरंकुश है, इतना निरंकुश है कि आप कुछ ऐसे जार हैं जिनके स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि इतने निरंकुश हैं। जैसे इवान चतुर्थ,
ये फ्रांस में चले गए अपन गलती से। इवान चतुर्थ, इवान भयंकर, इवान चतुर्थ, इवान भयंकर ये कहता है कि जार रूस का एकाधिपति है। रूस का केवल और केवल एक ही अधिपति है, वो है जार। कौन कह रहा है? इवान चतुर्थ, इवान भयंकर। ये कहता है जार रूस का एकाधिपति है। जार रूस का एकाधिपति है। कौन कह रहा है? इवान चतुर्थ, जार रूस का एकाधिपति है। अब इसकी स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कितना निरंकुश है। इसके बाद में दूसरा है पीटर महान, पीटर द ग्रेट। ये कहता है कि जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। चाहे राज्य में कोई भी घटना घटित हो जाए, उसका उत्तरदायी राजा नहीं है। कोई भी बात हो जाए, कहता है कि दुनिया में किसी भी बात के प्रति राजा, सम्राट जो जार है, उत्तरदायी नहीं है। कौन कह रहा है? पीटर महान, पीटर महान कह रहा है। इसके बाद है आपका निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय वही जो क्रांति के समय जार है। इसने रूस के एक राट की उपाधि धारण कर रखी है। संपूर्ण रूस का बोला एक राट, ऑटोक्रेट ऑफ द ऑल रशियंस। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्रेट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लें। ऑटोक्रेट ऑफ ऑल द रशियंस। ऑटोक्रेट ऑफ ऑल द रशियंस, संपूर्ण रूस का एक राट, संपूर्ण रूस का एक राट। क्रांति के समय जो शासक है निकोलस द्वितीय, उसने तो एक राट की उपाधि धारण कर रखी है। इतना निरंकुश है, कहता है पूरे रूस का एक ही राट है, ऑटोक्रेट ऑफ ऑल द रशियंस। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद में अगला कारण है प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासन में बहुत ज़्यादा शिथिलता है, प्रशासन में बहुत ज़्यादा लापरवाही है, कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि राजा के कुछ विशेष व्यक्ति हैं जो प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं, राजा की भी बात नहीं मानते। कई कई तो ऐसे हैं, रासपुटिन जैसे साधु हैं। तो उसके बारे में आपको ध्यान करना है। चलिए, अब यहाँ प्रशासनिक शिथिलता में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो है आपका स्टालिपिन। स्टालिपिन ये कौन है? ये राजा का पीएम है। जार निकोलस द्वितीय का पीएम है स्टालिपिन। घोर प्रतिक्रियावादी है, घोर प्रतिक्रियावादी, यानी कि जनता की कोई भी इच्छा हो उसके प्रति बिल्कुल बहुत आलोचना, प्रतिक्रिया करता है जनता की हर बात में। इसलिए जनता इसके खिलाफ है, जनता इससे आक्रोशित है और इसी कारण 1911 में इसको सल्टा दिया, इसकी हत्या कर दी गई। इसीलिए घोर प्रतिक्रियावादी है स्टालिपिन। एक व्यक्ति है, एक है इसकी रानी अलेक्जेंड्रा। इसकी रानी है जरीना या अलेक्जेंड्रा। इसकी रानी है जरीना या अलेक्जेंड्रा। इस पर एक जर्मन साधु रासपुटिन इसकी रानी निकोलस द्वितीय की रानी है जरीना अलेक्जेंड्रा, सम्राट की रानी। उस पर जर्मन साधु रासपुटिन का प्रभाव है, इसको ध्यान करना है। रासपुटिन जिसे जनता पवित्र महंत के रूप से जानती है, पवित्र महंत, ये जर्मनी का है, रानी के साथ आया था। इसने पता नहीं क्या क्या रानी के बेटे को हीमोफीलिया रोग से मुक्त कर दिया था। ऐसा पता नहीं क्या प्रभाव था, रानी पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। यहाँ तक कि राजा के कार्यों में, जार के कार्य में, हर कार्यों में हस्तक्षेप करता था। जनता इससे नफरत करती थी। यहाँ तक कि राजा के रिश्तेदार भी
राजा के रिश्तेदार भी इससे नफरत करते हैं। हुआ ये 1916 में राजा के रिश्तेदार यूसुपोव ने इसकी हत्या कर दी। बात समझे क्या? प्रशासनिक शिथिलता, स्टालिपिन राजा का पीएम है, घोर प्रतिक्रियावादी है। रानी जरीना, इसका एक जर्मन साधु रासपुटिन पर इसका प्रभाव है। ठीक है, ये हर काम में हस्तक्षेप करता है और इसीलिए राजा के रिश्तेदार यूसुपोव ने 1916 में इसकी हत्या कर दी। बस ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके बाद अगला है जार की रूसीकरण नीति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। रूस का एक सम्राट है, एक जार है, अलेक्जेंडर तृतीय। अलेक्जेंडर तृतीय है, ध्यान रखना, अलेक्जेंडर थर्ड। इसने इस नीति पर, रूसीकरण की नीति पर बहुत ज़्यादा बल दिया। यानी कि रूस में केवल रूस के ही लोग, यानी कि रूस में सबसे ज़्यादा स्लाव जाति रहती है। कौन सी जाति? स्लाव जाति है। स्लाव जाति है, केवल इसी को बढ़ाओ। मतलब इसके अलावा अन्य जो जातियां हैं उन पर, उनके सारे अधिकारों पर प्रतिबंध। केवल और केवल स्लाव जाति को महत्व दे रहा है, इसी को सपोर्ट कर रहा है। स्लाववाद क्या कर रहा है? स्लाववाद को बढ़ावा दे रहा है। अलेक्जेंडर तृतीय याद रखना है। प्रश्न कई प्रकार से आ सकता है कि रूसीकरण की नीति किसने अपनाई? अलेक्जेंडर तृतीय। स्लाववाद का नारा किसने दिया? अलेक्जेंडर तृतीय। स्लाववाद को बढ़ावा किसने दिया? अलेक्जेंडर तृतीय। और इसका एक प्रसिद्ध नारा है, एक रूस, एक चर्च, एक जार। कौन कर रहा है? अलेक्जेंडर तृतीय। एक रूस, एक चर्च, एक जार का नारा किसने दिया? प्रश्न आएगा सीधा सीधा। एक रूस, एक चर्च, एक जार का नारा किसने दिया? अलेक्जेंडर तृतीय। स्लाववाद, रूसीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इसने केवल स्लाववाद को बढ़ावा दिया। इसीलिए ट्राटस्की ने इसको रूस का लुई 16वां कहा। बोला ये रूस का लुई 16वां है। कौन? ट्राटस्की। याद करना है आपको। ट्राटस्की ने इसको रूस का लुई 16वां कहा। ट्राटस्की ने इसकी नीति, रूसीकरण की नीति के कारण इसको रूस का लुई 16वां कहा। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक की बात, रूसीकरण की नीति, अलेक्जेंडर तृतीय। इसके बाद में अगला कारण है आपका निहिलिस्ट विचारधारा। कौन सी विचारधारा? निहिलिस्ट विचारधारा। देखिए उसके बारे में। निहिलिस्ट विचारधारा क्या है? मतलब शून्यवाद की विचारधारा। यानी कि जो भी सारी व्यवस्था चल रही है उसको नष्ट कर दो, पूरी शुरुआत नए सिरे से करो। कौन कर रहा है? बाकुनिन। कौन है? बाकुनिन। रूस में निहिलिस्ट विचारधारा का समर्थन कौन है? बाकुनिन। बाकुनिन कह रहा है कि प्रचलित व्यवस्था को नष्ट कर दो और सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करो। कौन कर रहा है? बाकुनिन। इसको शून्यवादी विचारधारा भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। रूस में निहिलिस्ट विचारधारा यानी कि जो प्रचलित व्यवस्था है, जार की जो व्यवस्था है, इसको नष्ट कर दो, संपूर्ण सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करो। कौन कर रहा है? बाकुनिन। ठीक है, इसके बाद में है विदेश नीति, विफल विदेश नीति, है ना। इसमें क्या है? रूस विदेश जितने भी युद्ध होंगे ना, इसके युद्ध होंगे, या तो ये हारेगा और कभी कभार जीत भी जाएगा तो उससे कोई लाभ नहीं ले पाएगा। ऐसी इतनी विफल इसकी विदेश नीति है। जैसे 1877, ये केवल समझाने के लिए है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ध्यान रखना है। 77-78 में रूस और तुर्की का युद्ध हुआ। ठीक है, उसमें रूस जीत गया। जीतने के बावजूद भी युद्ध से मिलने वाले लाभ से वंचित रह गया। जर्मनी के बिस्मार्क ने 1878 में बर्लिन सम्मेलन की अध्यक्षता की इस युद्ध के बाद में, जिसको इसके लाभों से वंचित कर दिया गया। एक तो ये। दूसरा, यह आपको ध्यान करना है, 1904 में रूस वर्सेस जापान,
रूस और जापान का युद्ध हुआ 1904 में। इस युद्ध में रूस हार गया, छोटे से देश जापान से रूस हार गया। बहुत ज़्यादा फजीती हुई रूस की, यहाँ तक कि इसको पोर्ट आर्थर बंदरगाह जापान को देना पड़ा रूस को। और 1905 में पोर्ट्समाउथ की संधि करनी पड़ी। कौन सी? पोर्ट्समाउथ। रूस और जापान का युद्ध कब हुआ? 1904। कौन सी संधि? पोर्ट्समाउथ। 1905 में अपना पोर्ट आर्थर बंदरगाह रूस को जापान को देना पड़ा। तो इस प्रकार जो इसकी विफल विदेश नीति थी, इसका ही परिणाम था 1905 की क्रांति। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपन पढ़ेंगे खूनी रविवार की घटना। खूनी रविवार की घटना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान करनी है। देखो, खूनी रविवार की घटना इंपॉर्टेंट है, याद करना है। देखिए क्या है, मैं बताऊँ आपको। अब देखो, ये है ना, आप कहते हो सर थोड़ा सा ज़्यादा बता रहे हो, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। घटना की जानकारी दे दूंगा तो चीज़ आपको याद हो जाएगी। 22 जनवरी 1905 अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में 22 जनवरी 1905। रूस कैलेंडर की बात करें तो तारीख बताने की ज़रूरत नहीं, क्यों? 13 दिन पीछे चलता है। 22 में 13 घटाओ, 9 जनवरी। कितनी जनवरी? 9 जनवरी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, रूस कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में जो दिनांक होगी उसमें 13 घटा देंगे, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। चलो, इस दिन क्या था? रविवार था। फादर गैपोन के नेतृत्व में, आपको ध्यान करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फादर गैपोन के नेतृत्व में पिट्सबर्ग, जो रूस का प्रसिद्ध शहर है पिट्सबर्ग, उसमें मजदूरों की हड़ताल हो रही थी। किसकी हो रही थी? मजदूरों की हड़ताल। मजदूरों का जुलूस निकाला जा रहा था। क्या कहा मैंने? 22 जनवरी 1905 रविवार का दिन है। फादर गैपोन के नेतृत्व में पिट्सबर्ग में मजदूरों का जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन जार के आदेश पर जार के सेनापति काउंट पिट ने गोलियां चला दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुन लें, 22 जनवरी 1905 अंतर्राष्ट्रीय दिनांक, रविवार का दिन। और इस दिन पिट्सबर्ग में फादर गैपोन के नेतृत्व में मजदूर जुलूस निकाल रहे हैं, जिन पर जार के आदेश से उसके सेनापति काउंट पिट ने, काउंट पिट ने गोलियां चला दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। और इस घटना को बोलते हैं खूनी रविवार की घटना। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। इसके बाद में 1905 में होगी क्रांति। एक तो घटना, इसके अलावा जो रूस और जापान का युद्ध हुआ था, उसमें छोटे से देश जापान से रूस हार गया। बहुत ज़्यादा फजीती हुई, लोगों में आक्रोश था, तो क्या हो गई? क्रांति हो गई। क्या हो गई? क्रांति हो गई। लेकिन उस क्रांति का जार ने कैसे न कैसे करके दमन कर दिया, रोकने में सफल हो गया वो। लेकिन उसको दमन तो कर दिया, लेकिन उसको एक घोषणा करनी पड़ी। प्रशासनिक सुधार करने के लिए उसको एक घोषणा करनी पड़ी, जो अक्टूबर की घोषणा के नाम से जानी जाती है। क्या कहा मैंने? इन सब कारणों से खूनी रविवार की घटना और विशेषकर रूस जापान के युद्ध में जो बेइज्जती हुई है रूस की, उसकी बदौलत 1905 में रूस में क्रांति हुई, जिसको बोलते हैं 1905 की क्रांति। रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय ने उसका दमन तो कर दिया, लेकिन उसने घोषणा की कि हम प्रशासनिक सुधार करेंगे। क्या करेंगे? प्रशासनिक सुधार करेंगे। इस घोषणा को कहा जाता है अक्टूबर की घोषणा, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, अक्टूबर घोषणा, दिनांक याद करनी है और घोषणा क्या है ये याद करना है। पहली बात, 30 अक्टूबर 1905, 30 अक्टूबर 1905 को सम्राट के द्वारा घोषणा की गई कि हम प्रशासनिक सुधार करेंगे। चूंकि ये घोषणा पत्र बुलेटिन
ये घोषणा पत्र बुलिचिन के द्वारा तैयार किया गया था। ये घोषणा पत्र बुलिचिन के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इसको बुलिचिन घोषणा पत्र भी कहा जाता है। समझे क्या क्या याद करना है? तारीख और बुलिचिन घोषणा पत्र। रूस तुर्की के युद्ध के कारण क्रांति हुई, क्रांति का दमन कर दिया गया, लेकिन सम्राट के द्वारा घोषणा की गई 30 अक्टूबर 1905 को। ये घोषणा पत्र तैयार किया बुलिचिन ने, इसलिए इसको बुलिचिन घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में कुछ सुधार हुए, लेकिन बहुत कम हुए। जैसे रूस में ड्यूमा का गठन हुआ, पहली ड्यूमा, दूसरी ड्यूमा, तीसरी ड्यूमा जो संसद है उसका गठन हुआ, लेकिन वो विफल रह गए। और इसके बाद में हुई 1917 की क्रांति। लेकिन उससे पहले कुछ पुस्तकें जो बौद्धिक वर्ग है, लेनिन है, कार्ल मार्क्स है, टॉल्स्टॉय है, इनकी पुस्तक आप याद कर लेना। आपको मैं बता दूं क्या करें, क्या करना चाहिए। लेनिन की पुस्तक है क्या करें क्या करना चाहिए, क्या करें क्या करना चाहिए, लेनिन की पुस्तक है। ऐसे ही वार एंड पीस, युद्ध और शांति, किसकी है? टॉल्स्टॉय। बौद्धिक वर्ग आता है, क्रांति के कारण बहुत हैं, लेकिन हम तो आपकी परीक्षा को अटैक कर रहे हैं ना, परीक्षा पर प्रहार कर रहे हैं हम तो, हमें तो परीक्षा से मतलब है, इसलिए एक प्रश्न आएगा यहीं से आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। वार एंड पीस एक पुस्तक है टॉल्स्टॉय की, क्या करें क्या करना चाहिए पुस्तक है लेनिन की, और एक पुस्तक है दास कैपिटल, ये तो आप सब जानते होंगे, बड़ी फेमस पुस्तक है दास कैपिटल, किसकी है? कार्ल मार्क्स। ये पुस्तक आप याद कर लेना। क्या करें क्या करना चाहिए लेनिन, वार एंड पीस टॉल्स्टॉय, दास कैपिटल मार्क्स। अब चलते हैं क्रांति पर, 1917 की क्रांति। ठीक है, रूस की क्रांति। अब क्रांति की बात करेंगे, फरवरी मार्च की और अक्टूबर नवंबर की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं महत्वपूर्ण, RSDP रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रूस का जो समाजवादी दल है वो, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई, लेकिन 1903 में ये दल दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो है मेंशेविक और एक है बोल्शेविक। क्या कहा मैंने? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में इस दल का गठन हुआ, 1903 में इसका विभाजन हो गया। मेंशेविक, बोल्शेविक का नेता है लेनिन, इसका है केरेंस्की। कौन है? केरेंस्की। ये अब क्रांति में काम आएंगे। ठीक है, दो पार्टियां हैं, मेंशेविक है, बोल्शेविक है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्रांति की, और क्रांति में पहले बात करेंगे फरवरी मार्च की क्रांति। कौन सी क्रांति? फरवरी मार्च की क्रांति। फरवरी मार्च की क्रांति। ठीक है, इसकी बात करें। इस क्रांति से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपसे रूस की क्रांति 1917 का तात्कालिक कारण पूछें, तात्कालिक कारण की बात करें तो आपको पता है इस समय विश्व युद्ध चल रहा है, पहला विश्व युद्ध चल रहा है। विश्व युद्ध में शुरुआत में रूस को थोड़ी बहुत मिली होगी जीत, लेकिन बाद में हर मोर्चे पे पराजित होता गया रूस। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? सैनिक खप रहे हैं, सैनिकों की कमी के कारण सम्राट ने, जार ने, जो रूस के किसान हैं इनको भी युद्ध में धकेल दिया। किसान जब युद्ध में चले गए तो पीछे खाद्यान्न संकट पैदा हो गया, रोटी की समस्या पैदा होगी, जिसने जन्म दिया रूस की क्रांति। क्रांति का तात्कालिक कारण है खाद्यान्न संकट। क्या है? खाद्यान्न संकट। समझ गए? क्रांति के तात्कालिक कारण की बात की जाए, खाद्यान्न संकट। क्यों? विश्व युद्ध में सैनिकों की कमी के कारण किसानों को भी धकेल दिया, खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। अब खाद्यान्न संकट कमी के कारण, रोटी की कमी के कारण 7 मार्च
1917। हम अंतर्राष्ट्रीय दिन की बात करेंगे, आप रूस में उसके 13 दिन घटाते चलना, ठीक है। 7 मार्च 1917 मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 7 मार्च 1917 को मजदूरों ने लेनिनग्राद पिट्सबर्ग में हड़ताल कर दी। 8 मार्च को इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई। क्या कहा मैंने? 7 मार्च 1917 को पिट्सबर्ग शहर में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। क्यों कर दी? रोटी की कमी के कारण, भूख के कारण हड़ताल कर दी। 8 मार्च को इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई। इसीलिए महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, इसी कारण महिलाएं शामिल हो गई। सम्राट ने इनका दमन करने के लिए सेना भेजी। क्या भेजी? सेना भेजी। लेकिन 12 मार्च को सेना मजदूरों के साथ मिल गई। सेना मजदूर एक हो गए और सोवियत पंचायत का गठन कर दिया। 12 मार्च को सेना मजदूर एक हो गए, सोवियत पंचायत का गठन कर दिया और इसी दिन से शुरू हो गई क्रांति प्रारंभ। इसी दिन से क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। आपसे क्रांति पूछी जाए 12 मार्च 1917, अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में इसको बोलते हैं मार्च की क्रांति, लेकिन रूस के इतिहास में 13 दिन पीछे जाएंगे तो ये तारीख है 27 फरवरी। कितनी तारीख है? 27 फरवरी। इसलिए इसको बोलते हैं फरवरी क्रांति रूस के इतिहास में। ये क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद लोगों ने सलसल दुर्ग, कौन सा दुर्ग है? शलसलबर्ग दुर्ग, इस पर धावा बोल दिया। ये जो दुर्ग है ना, ये रूस का बास्तिल दुर्ग कहलाता है। रूस का बास्तिल दुर्ग कहलाता है, ठीक है। इस पर धावा बोल दिया। 14 मार्च को प्रिंस लवाव, 14 मार्च को प्रिंस लवाव के नेतृत्व में, अब जो चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, नोट्स में ऐड कर दूंगा, जो लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट्स में समझ जाएंगे। 14 मार्च को प्रिंस लवाव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? अस्थायी सरकार। और ये ध्यान रखना, मैन सेविकों की है। जो 2 दल बताए मैंने, मैन सेविक, बोल्शेविक, तो मैन सेविकों में है प्रिंस लवाव के नेतृत्व में इसका गठन हो गया, ठीक है। इसके गठन के बाद में 15 मार्च जार ने त्यागपत्र दे दिया। 15 मार्च को जार का त्यागपत्र, 300 वर्ष से चला आ रहा रोमेनोव राजवंश का पतन हो गया। 300 वर्ष से जो चला आ रहा रोमेनोव राजवंश का पतन 15 मार्च 1917 को हो गया। इस क्रांति को बोलते हैं फरवरी की क्रांति। यहां तक समझ में आया? चलें, क्या है? 7 मार्च को मजदूरों ने भूख के कारण, रोटी की कमी के कारण हड़ताल कर दी। 8 मार्च को महिलाएं शामिल हो गई, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 12 मार्च को मजदूर और सेना एक हो गए, ठीक है। इसी दिन से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ तक क्लियर? 14 मार्च को प्रिंस लवाव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार, ध्यान रखना भी अस्थायी सरकार बनी है। 15 मार्च को जार का त्यागपत्र और रोमेनोव राजवंश का अंत। यहाँ तक बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे, अक्टूबर नवंबर की क्रांति, ठीक है। अब देखो, 14 मार्च को प्रिंस लवाव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बन गई। इधर समझना, प्रिंस लवाव, लेकिन अभी भी ये स्थानीय जो तत्कालीन जो परिस्थिति थी उनको संभाल नहीं पाया, असफल हो गया। और इसके बाद में करंस्की की सरकार का गठन हुआ। करंस्की मैन सेविक दल का नेता है करंस्की, इसने अपनी सरकार बनाई। अब इसकी सरकार ठीक है, स्थिति संभाल रही है, लेकिन
इसने रूस को युद्ध में बनाए रखा। जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है उसमें रूस का युद्ध में बने रहना जारी रहा केरेंस्की के द्वारा। मतलब युद्ध से वापस नहीं हटाया रूस को। और युद्ध में कितनी हानि हो रही थी रूस की, सैनिक जा रहे थे, खप रहे थे, खाद्यान्न संकट, उस संकट को दूर नहीं कर पाया केरेंस्की। लोगों की सहानुभूति इसके पास नहीं है। इसी समय लेनिन, बोल्शेविक दल के नेता लेनिन, बोल्शेविकों ने नारा दिया, जनता की भावना को समझते हुए नारा दिया कि हम आपको शांति देंगे, भूमि देंगे और रोटी देंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि नारा किसका है? शांति, भूमि, रोटी किसका है? बोल्शेविकों का नारा है। ये तत्कालीन परिस्थितियों को नहीं संभाल पाया, रोटी की समस्या को दूर नहीं कर पाया, जो युद्ध में रूस भाग ले रहा है रूस को वापस नहीं हटा पाया, रूस की सेना को वापस नहीं ले पाया। इसलिए बोल्शेविकों ने जनता की भावना को समझते हुए नारा दिया, शांति, पीस, लैंड, भूमि और रोटी। शांति, भूमि, रोटी का नारा किसने? बोल्शेविकों ने शांति, भूमि, रोटी का नारा दिया। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है। इसके बाद जनता की सहानुभूति इनके पक्ष में है, बोल्शेविकों के पक्ष में है। इसका फायदा उठाते हुए 7 नवंबर 1917 मध्यरात्रि बोल्शेविकों ने रूस की सभी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल शांति से, एक भी खून खराबा नहीं है। मध्यरात्रि पूरी सरकारी जितनी भी इमारत हैं इन पर कंट्रोल कर लिया खुद का बोल्शेविकों ने। और 8 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार का गठन हुआ, जो दुनिया की पहली साम्यवादी सरकार। दुनिया की पहली साम्यवादी सरकार का गठन हो गया। ये लो साहब, सर्वहारा वर्ग की स्थापना जो कार्ल मार्क्स चाहता है वो कुछ समय के लिए धरातल पे आई है। कार्ल मार्क्स, ये थी अक्टूबर नवंबर क्रांति, कुछ नहीं है। 7 नवंबर को मध्यरात्रि सरकारी इमारतों पर नियंत्रण बोल्शेविकों का। 8 नवंबर को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार का गठन, साम्यवादी सरकार का गठन, बस। और बिल्कुल शांति से, कोई खून खराबा नहीं है। इसको भी आपको ध्यान करना है। तो ये हो गई अपनी रूस की क्रांति। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण करैक्टर है लेनिन। लेनिन के बारे में आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ आपको जाननी है। उसकी एक अप्रैल थीसिस है, उसके बारे में अपन जानते हैं। देखिए, लेनिन, ठीक है, रूस क्रांति हो गई, लेकिन लेनिन के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब फरवरी मार्च की क्रांति हुई उस समय लेनिन कहाँ था? स्विट्जरलैंड में। कहाँ था? स्विट्जरलैंड में। क्रांति की सूचना पहुंची तो जर्मनी के सहयोग से अप्रैल महीने में कहाँ पहुंचा? रूस पहुंचा। अप्रैल महीने में रूस पहुंचा। रूस पहुंचकर उसने एक योजना दी, उसको बोलते हैं अप्रैल थीसिस। क्या बोलते हैं? अप्रैल थीसिस। ये आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अप्रैल थीसिस, अप्रैल योजना, लेनिन की अप्रैल योजना क्या कह रहा है कि सारी शक्ति सोवियतों को सौंप दो, सारी शक्ति सोवियतों को सौंप दो, हम सोवियत गणराज्य की स्थापना करेंगे। जिसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। बोला हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। दूसरा, युद्ध की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, युद्ध की समाप्ति और संपूर्ण भूमि किसानों को देंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कह रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, युद्ध की समाप्ति हो, सारी भूमि किसानों के हवाले हो। कौन कह रहा है? लेनिन कह रहा है। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान कर रखनी है। और इसके बाद इन्होंने किया भी, बाद में आए जब कई चीज़ें भी की।
तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण रूस की क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको कोशिश की है बताने की। फिर भी यदि कोई बिंदु रह गया तो मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, मैं वहाँ पर डाल दूंगा, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है साथियों, यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे बता दो। बाकी अंतिम चीज़ तो देखो संघर्ष है, मेहनत है, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। और बिल्कुल ऐसे उदास नहीं होना है ना, मन में एक जुनून सा रखना है, टेंशन नहीं लेनी है। आपके लिए 2 पंक्ति कह रहा हूँ लास्ट में। कठिन राहों से कह दो बस बात इतनी, कठिन राहों से कह दो बस बात इतनी, अपना सफ़र बहुत यादगार होगा। कठिन राहों से कह दो बस बात इतनी, अपना सफ़र बहुत यादगार होगा। समंदर की ए लहरों दिल थाम के बैठो, हर हाल में नाविक उस पार होगा, हर हाल में नाविक उस पार होगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।